नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ चुनाव में क्यों उठा महादेव बेटिंग ऐप का मामला, देखेंगे महादेव ऐप के मुद्दे को लेकर राजनीतिक गलियारों में क्यों मचा है घमासान। दिल्ली में फिर लागू होगा ऑड इवन, कितना कारगर साबित हुआ ये फॉर्मूला। पराली जलाने के विकल्प के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने में सरकारों की कमी पर होगी चर्चा विशेषज्ञों से। वहीं 5 राज्यों के चुनाव में मंगलवार को होगी छत्तीसगढ़ और मिजोरम में मतदान, दिखाएंगे क्या है नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान की तैयारियां। होंगी देश दुनिया और खेल की बाकी खबरें। मैं हूं ऋतु वर्मा। सबसे पहले अभी तक की सुर्खियां। दिल्ली में प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन सिस्टम लागू करने का फैसला। 6 से 12वीं तक सभी कक्षाएं चलेंगी ऑनलाइन। ग्रैप 4 के तहत बाकी पाबंदियां भी रहेंगी लागू। पंजाब में पराली जलाने के मामलों में लगातार बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप के मुद्दे पर राजनीतिक घमासान। भाजपा का आरोप, बघेल सरकार ने जानबूझकर जांच को 1.5 साल तक लटकाया। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 और मिजोरम की सभी 40 सीटों के लिए मतदान की तैयारी पूरी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। चुनाव आयोग ने अधिक से अधिक मतदान के लिए की व्यापक तैयारी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का कार्य संपन्न। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए जेपी नड्डा ने रायगढ़ में चुनाव रैली को किया संबोधित। तेलंगाना में भाजपा ने बीआरएस के खिलाफ जारी किया चार्जशीट दस्तावेज। मध्य प्रदेश में राजनाथ सिंह, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनावी रैली को किया संबोधित। खाद्य पदार्थों को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए मोदी सरकार का क्रांतिकारी फैसला। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत आटा वैन की 100 गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। नेफेड, मदर डेयरी, एनसीसीएफ जैसी सहकारी समितियों के माध्यम से होंगे उपलब्ध। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की कर्टन रेजर ब्रीफिंग को किया संबोधित। कहा, इफी दुनिया भर की फिल्मों का मंच, पायरेसी पर सरकार ने उठाए कठोर कदम। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष 31वें दिन जारी। इजरायली सेना ने गाजा की घेराबंदी कर 2 हिस्सों में विभाजित करने का किया दावा। वीडियो जारी कर गाजा में अस्पतालों के नीचे और आसपास हमास की सुरंगों और कमांड सेंटरों का किया पर्दाफाश। और आईसीसी वनडे विश्व कप में श्रीलंका का सामना बांग्लादेश से जारी। लंका द्वारा दिए गए 280 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश को लगे शुरुआती झटके। और राजधानी दिल्ली की हवा प्रदूषण के चलते जहरीली हो गई है। सोमवार को दिल्ली का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 470 दर्ज किया गया। दिल्ली में प्रदूषण से हालात चिंताजनक है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो रहा। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने लागू किया ऑड इवन फॉर्मूला। एक बार फिर राजधानी में 13 से 20 नवंबर तक ये पाबंदी लागू रहेगी। उधर ग्रैप का चौथा चरण भी लागू है और साथ ही डीजल के भारी वाहनों पर भी बैन लगा दिया गया है। राजधानी दिल्ली के ये 4 नज़ारे इस महानगर की खराब आबो हवा को बयां कर रहे हैं। दूर दूर तक फैली धुंध के बीच सांस लेना भी दूभर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली की औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 421 दर्ज की गई, जिसने आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने ऑड इवन सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। राजधानी में 13 से 20 नवंबर तक ये पाबंदी लागू रहेगी। इससे पहले प्राइमरी स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद रखने का फैसला किया गया है। राजधानी में पहले ही बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू हैं। दिल्ली में अब
कक्षा 6 से 12 तक सभी क्लासेस ऑनलाइन होंगी। दिल्ली के अंदर 5वीं क्लास तक के स्कूल 10 तारीख तक बंद किए गए थे। आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि 10 तारीख तक अब 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाएं भी जो है वो अब बंद रहेंगी। दिल्ली के अंदर दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से 20 नवंबर तक एक हफ्ते का जो है वो ऑड इवन फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा। इस बीच दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली सरकार से प्रश्न पूछा कि दिल्ली का प्रदूषण स्तर हरियाणा के प्रदूषण स्तर से ज्यादा क्यों है। पहले केजरीवाल जी जब पंजाब में उनकी सरकार नहीं थी, आप उनके बयान निकाल कर देख लो, वो दिन में कई बार कहते थे कि पंजाब से धुआं आ रहा है। अब क्योंकि पंजाब में भी उनकी सरकार है, अब दोनों मिलकर कह रहे हैं कि हरियाणा से आ रहा है। ऐसी कौन सी हवा चलती है जो पूर्व भी चली जाती है, पश्चिम भी चली जाती है। और मुझे इस प्रश्न का जवाब तो दें कि दिल्ली का प्रदूषण स्तर हरियाणा के प्रदूषण स्तर से ज्यादा क्यों है। वहां पर ज्यादा, अगर यहां जल रहा है तो यहां ज्यादा होना चाहिए, वहां ज्यादा क्यों है। इस बीच पंजाब में धान की कटाई में तेजी आने के साथ पराली जलाने के मामलों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रविवार को इस सीजन के एक दिन में पराली जलाने के सबसे ज्यादा 3,230 मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 551 मामले मुख्यमंत्री भगवंत मान के जिले संगरूर से सामने आए। वहीं फिरोजपुर दूसरे स्थान पर रहा। राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने तत्काल प्रभाव के साथ 8 सूत्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये योजना ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप के चौथे चरण के तहत आती है। हालांकि सबसे बड़ी समस्या खेतों में जल रही पराली से पैदा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी पर आधारित आज हमारा विशेष है, दिल्ली में फिर लौटा ऑड इवन फॉर्मूले को एक बार फिर लागू किया जा रहा है। कितना कारगर साबित होगा ये, या पिछले इतने सालों का अनुभव क्या कहता है, इसी पर हमारी चर्चा है। हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर ML जाट, डायरेक्टर ग्लोबल रिसर्च प्रोग्राम ऑन रेजिलिएंट फार्म एंड फूड सिस्टम्स, हैदराबाद। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ डॉक्टर अंजू गोयल, एसोसिएट डायरेक्टर एयर क्वालिटी रिसर्च डिवीजन टेरी। डॉक्टर अंजू, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जाट, सबसे पहले आप ही का रुख करेंगे और ये भी समझना चाहेंगे 2016 में पहली बार ऑड इवन लागू हुआ था। तकरीबन 7-8 साल होने जा रहे हैं। ऑड इवन फॉर्मूला इस विकट स्थिति में लागू किया जाता है। क्या ऐसा लगता है कि दिल्ली का प्रदूषण और AQI जो लगातार खराब होता है, खासकर इन 3 महीनों में, ये एक लंबी समस्या चली आ रही है। क्या इतनी लंबी समस्या, क्या ऐसे ही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आप देखते हैं, या वो ढूंढने में सरकारें अभी तक नाकाम रही हैं? धन्यवाद रितु जी। सबसे पहले तो यह है कि हर कदम जो प्रदूषण को कम करे वो बहुत जरूरी है। ऑड इवन भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये समस्या सिर्फ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की नहीं है। ये बहुत ही लॉन्ग टर्म समस्या है और इस समस्या से निजात पाने के लिए ये फायर फाइटिंग जो है, इससे काम नहीं चलेगा। ऑड इवन थोड़ा कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन मैं लास्ट ईयर भी आपसे आपके चैनल पे बात कर रहा था तो बताया था कि ये जैसे ही अक्टूबर का महीना आता है और हम पुराली और ये सब बात करके और पल्ला झाड़ लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे हम कहीं जा पाएंगे। ये एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है जो बहुत सालों से क्रिएट हुई है और बढ़ती जा रही है। इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जब तक नहीं आएगा तब तक इससे निजात नहीं पा सकते हम। और उस कॉन्टेक्स्ट में चाहे पराली की बात हो, चाहे वेहिकुलर पॉल्यूशन की बात हो, चाहे डस्ट की बात हो, सभी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा और एक होलिस्टिक अप्रोच, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, इमीडिएट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के कॉन्टेक्स्ट में सारे मिलके जब तक नहीं करेंगे, इस समस्या से निजात नहीं पा सकते।
डॉक्टर जाट आप हमारे साथ रहिएगा, डॉक्टर अंजू भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अंजू, डॉक्टर साहब का बहुत साफ कहना है कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पे शायद सरकारें, संस्थाएं काम नहीं कर रही हैं। मौजूदा जो हालत है, अगर हम पिछले 10 साल में उन बच्चों की बात करें जो इस 10 साल में पैदा हुए हैं दिल्ली में, डॉक्टर अंजू उनकी क्या स्थिति आप बताएंगी जब साल के 4 महीने वो इस जहरीली हवा में सांस लेते हैं? धन्यवाद रितु जी। इस चीज पर मैं बिल्कुल सहमत हूं डॉक्टर जाट से कि हमें अगर इस प्रॉब्लम से निजात पानी है तो हमें एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की जरूरत है। सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है ये जो वायु प्रदूषण होता है यह सिर्फ हमारे पास जो हमारे दिल्ली में रहे सोर्सेज हैं केवल उनके उत्सर्जन से नहीं होता है, यह एक रीजनल फिनोमिना है। तो हमें यहाँ पर सोल्यूशंस भी जो आने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे कॉम्प्रिहेंसिव, वो एक रीजनल स्केल पर लेने पड़ेंगे। नॉर्मली जब हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की तो हम बात करते हैं एयर शेड रीजन की। तो एयर शेड रीजन जो होता है वो सारा एक रीजन होता है जो जहां पर हवा की गति समान रहती है, हवा समान रूप से बहती है, और जहां पर जो है वायु प्रदूषण जो देखेंगे आप, वो पूरा रीजन जो होता है वो एक साथ एक्ट करता है। तो अगर आप पिछले 10 सालों में देखेंगे तो पिछले 10 सालों में मैं ये नहीं कहूंगी कि सरकार ने कदम नहीं उठाए हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर जाट ने कहा कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। तो उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे सबको बताना चाहूंगी, 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो था वो लॉन्च करा गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत उन्होंने 132 सिटीज जो थी पूरे भारत में आइडेंटिफाई करी गई थी जहां पर पोल्यूशन जो है, वायु प्रदूषण जो है वो आपके मानकों के हिसाब से बहुत स्थिति जो है खराब है। तो दिल्ली जो है वो हमें विंटर सीजन में दिखती है, लेकिन ये सिचुएशन खाली दिल्ली में नहीं है। पूरी कंट्री के अगर आप 132 शहर देखेंगे तो सभी इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो नेशनल स्तर पर उन सारे 132 शहरों को आइडेंटिफाई करा गया है और अब उनमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस लाने की बात चल रही है। तो सरकार भी उस दिशा में काम कर रही है। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, तो ऑफ कोर्स 2019 और 2023 हमें अभी 4 साल ही हुए हैं उस दिशा में रेगुलर काम करते हुए। तो डेफिनेटली यहाँ पर इम्प्रूवमेंट है पहले से। जैसे सपोज ये दिक्कत जो दिल्ली की हाईलाइट हुई थी, अगर आपको याद हो तो वो 2016 के बाद से ज्यादा हाईलाइट हुई है जी। जब 2016 में एपोक्लिप्स आ गया था, दिवाली के बाद आपने देखा था कि धुंध की चादर दिल्ली में सब जगह उड़ी हुई थी। लेकिन डॉक्टर अंजू, आप मुझसे सहमत हैं कि नहीं कि 2016 में हुआ था, हम 2023 में हैं, 7 साल आगे आके भी हमारी स्थिति इन महीनों में आज भी वैसी ही है। हम कभी पराली को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कभी दिल्ली में जो प्रदूषण है उसको ठहरा रहे हैं, और दिल्ली से आगे अब हम बढ़ गए हैं। यानी कि एनसीआर, फरीदाबाद हमारे साथ जुड़ गया है, उधर नोएडा जुड़ गया है, इधर गुड़गांव हमारे साथ जुड़ गया है। तो एनसीआर में तो ये आप समाधान की बात तो कर रही हैं, आप कह रही हैं कि अभी और थोड़ा इंतजार करना है, 4 साल में हम आगे बढ़े हैं, लेकिन क्या रफ्तार आपको धीमी नहीं लग रही? कॉस्ट बहुत बड़ी हम दे रहे हैं डॉक्टर अंजू। क्या इसीलिए मैं डॉक्टर जाट से भी कह रही हूं, एक समग्र एक रणनीति के साथ काम नहीं हो रहा? क्या कारण है? क्या और राज्य नहीं इसमें शामिल हो पा रहे हैं उस तत्परता से? नहीं, देखिए अभी तक क्या था, हम लोग यहाँ पर एनालिसिस कर रहे थे। एनालिसिस किस चीज की करी जा रही थी? सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से आते हैं, अंदर से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, एक्शन कहाँ पर लेना है। अब कहीं ना कहीं वो सिचुएशन सबको क्लियर है कि अगर हमें कंट्रोल करना है तो वो खाली हमें किसी भी सिटी के अंदर नहीं कंट्रोल करना है, सिटी के बाहर भी कंट्रोल करना है। ठीक, तो डॉक्टर अंजू आप भी मानती हैं कि पराली अकेला कारण नहीं है, इसके साथ और बहुत सारे कारण हैं। डॉक्टर जाट, हम जब ये बात करते हैं कि एक लंबी समस्या है और इसका सबको मिलजुल कर हल ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि कोई एक कारक नहीं है, कई कारक हैं। ऐसे में आप किसानों को अगर पराली जलाने के विकल्प के लिए सरकारें क्यों नहीं प्रोत्साहित अभी तक कर पाई हैं? अगर एक एक करके भी हम समस्या के समाधान की तरफ बढ़ें तो कमी क्या रह जा रही है अप्रोच में? नहीं, देखिए रितु जी, जैसे मैंने बताया कि ये समस्या न तो ओवरनाइट जनरेट हुई है, ना ओवरनाइट खत्म होगी। हम पहले से ये कहते आ रहे हैं।
ठीक, हम ये मानते हैं आप जो कह रहे हैं जी। धान गेहूं प्रणाली अपनाया नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और उसमें क्योंकि हमारे खाद्यान्न की जरूरत थी, हम किसानों को बड़ा बोलते रहे कि आप जो है अन्नदाता हैं। अन्नदाताओं ने अन्न पैदा किया, लेकिन साथ साथ में लेबर की समस्या बढ़ती गई। हम मैकेनाइजेशन पे काम करते रहे, तो मैकेनाइजेशन जैसे आया, जहां कंबाइन हार्वेस्टिंग, सिर्फ पंजाब हरियाणा की बात नहीं है, जहां जहां कंबाइन हार्वेस्टिंग बढ़ रहा है वहां वहां पुराली जलने की समस्या बढ़ रही है पूरे देश में, और पूरे देश में नहीं, देश के बाहर भी। तो ये एसोसिएटेड है। उसका रीजन है कि किसान को धान काटने के बाद में जो पुराली खेत में होती है उसको कलेक्ट करने के लिए इकोनॉमिक इंसेंटिव नहीं है, और उसके कारण से। दूसरा है कि जो इंटेंसिव सिस्टम है उसको दूसरी फसल लगानी है, गेहूं लगाना, उसके पास टाइम नहीं है वो करने के लिए। तो ये इस किसान का भी ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस अवेलेबल है। प्रॉब्लम ये है कि हम कई बार कहते हैं कि सिल्वर बुलेट है, एक चीज को लेके कहते हैं ये सब जगह कर दो, वो नहीं हो सकता। हमें टारगेटेड सॉल्यूशंस देखने पड़ेंगे, और उस कॉन्टेक्स्ट में जैसे मैं बताना चाहूंगा कि जितना भी ये एरिया है उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। हम इन सीटू की बात करते हैं, हम इन सीटू की बात, एक्स-सीटू की बात करते हैं, सारी चीजें ठीक है, कोई किसी का रिप्लेसमेंट नहीं है। बट एक चीज हम भूल रहे हैं, और वो ये है कि ये सिर्फ पोल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं है, इससे बड़ी है प्रॉब्लम, वाटर की प्रॉब्लम है, और जिसके ऊपर हम काफी ये चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि डाइवर्सिफिकेशन लाना पड़ेगा। जो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम डाइवर्सिफिकेशन से सोल्व हो सकती है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए अगेन उसका जो है इकोनॉमिक कंपैरिजन करना पड़ेगा फसल का। रिसेंटली काफी बड़ा फोकस है, फॉर एग्जाम्पल जी मना रहे हैं, जिसमें मिलेट्स पे भारत सरकार ने पूरा ग्लोबली लीड किया, और वी फील प्राउड ऑन दैट। तो मुझे लगता है वो सिर्फ मिलेट्स से बात करने से नहीं, मिलेट्स को कैसे मेन स्ट्रीम किया जाए, और वो मेन स्ट्रीम करने के लिए जो भी हम तरीके अपनाएं वो हमें मल्टीपल एडवांटेज दे सकते हैं। एक है कि हम पुराली की समस्या से निजात पा सकते हैं, दूसरा है कि हम पानी की जो प्रॉब्लम हो रही है उससे निजात पा सकते हैं, और तीसरी जो हमारा प्रॉब्लम है माल न्यूट्रिशन की, और आपको पता है कि हमारी सीवेटी ऑफ माल न्यूट्रिशन कंट्री में, उससे निजात पा सकते हैं। और मुझे लगता है, अभी हमने एक परसों फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक आर्टिकल भी लिखा था कि मिलेट्स जो है ना, अभी भी हम मिलेट की बात करें, रिच लोगों पे जा रहा है, कि पुअर का फूड था। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार जितना भी ये जो फ्री राशन जो लोगों को दे रही है, उसमें यदि मिलेट को भी पैकेजिंग किया जाए तो मिलेट का डिमांड बढ़ेगा, और जब डिमांड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफिकेशन आएगा, नंबर 1। नंबर 2, भारत सरकार ने अभी हाल ही में 2 प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, एक कार्बन क्रेडिट और एक ग्रीन क्रेडिट। मुझे लगता है कि फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए ये दोनों प्रोग्राम काफी महत्वपूर्ण है, जो किसान को जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज है जिसमें रेजिड्यू को जलाया ना जाए, वो अडॉप्ट करने के लिए हेल्पफुल होगा। एक मैं बात करना चाहता हूं कि जो नेचर क्रेडिट है, मुझे लगता है इकोसिस्टम सर्विसेज की बात करते हैं, और किसान बहुत सारी इकोसिस्टम सर्विसेज जनरेट कर सकता है, और उससे सिविल सोसाइटी को, सारे लोगों को फायदा हो सकता है, लेकिन उस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए। तो ये मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, उनको लेके कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना के आगे जाना पड़ेगा। ये पीस मील में हमारा काम नहीं चलेगा। डॉक्टर अंजू, आपने सुना डॉक्टर जाट को भी, उन्होंने कहा है कि एक तरह से हमें मल्टी प्रोंग सॉल्यूशंस को लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो किस तरह से इकोसिस्टम एनवायरनमेंट पे भी असर हो और साथ ही साथ डाइवर्सिफिकेशन भी हो, ताकि किसानों के लिए नए विकल्प भी सामने आए। पराली जलाने के विकल्प के तौर पे तो आए ही, साथ एक जो बड़ी समस्या ये होने जा रही है आने वाले समय के लिए, पर्यावरण के लिए, उससे निपटने की एक रणनीति बनाई जा सके। क्या आपको लगता है जिन कदमों की आपने बात की उसके इतर भी प्रयास की जरूरत है? रितु जी, डॉक्टर जाट ने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो हम एक एक करके सॉल्यूशंस लेकर के आ रहे हैं और छोटे छोटे सॉल्यूशंस लेकर के आ रहे हैं, इनसे हमारा काम नहीं बनने वाला है। और ये जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है।
क्योंकि एक्स सीटू, इन सीटू किसी भी तरीके का आप सोल्यूशन लगा लीजिए, लेकिन ये प्रॉब्लम हमारी कंप्लीटली खत्म तब तक नहीं होगी जब तक हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर नहीं जाते हैं। तो इस बात पे मैं पूरी तरह से सहमत हूं डॉक्टर जाट के साथ कि हमें यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम सर्विसेज की जरूरत है और वहां पर हमें पहल करने की जरूरत है। एज फार एज जहां तक मुझे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में पता है, तो वहां पर अभी भी हम लोग जो है ये इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है ये कहीं ना कहीं मिसिंग है हमारे अभी प्लानिंग में, जिसे डेफिनेटली भारत सरकार को देखने की जरूरत है कि इकोसिस्टम सर्विसेज को कैसे इंटीग्रेट करा जाए कि ये पराली बर्निंग के इंसिडेंसेस अपने आप कम होने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही विशेषज्ञों का, क्योंकि ये विषय एक तरह से जरूर लोगों की सांस लेने और खराब हवा से जुड़ा हुआ है, लेकिन समाधान जुड़ा हुआ है। तमाम राज्यों को एक तरह से समग्र समाधान की तरफ बढ़ना है, जिसमें इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस की तरफ इन सरकारों को, राज्य सरकारों को और तमाम उन संस्थाओं को बढ़ना है जो पर्यावरण के लिए लगातार काम कर रही हैं। ये मौसम दिल्ली वासियों के लिए, एनसीआर के लोगों के लिए बेहद खतरनाक है और बहुत ज़्यादा संवेदनशील होने की ज़रूरत है इस मौसम को लेकर उन बच्चों के लिए जो पिछले 10 साल में इन इलाकों में जन्मे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है न्यूज नाइट में। बात होगी 5 राज्यों के चुनाव की। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों और मिजोरम की सभी 40 सीटों पर चुनाव प्रचार रविवार शाम को थम गया था। इन दोनों राज्यों में मंगलवार यानी 7 नवंबर को यानी कि कल वोट डाले जाएंगे, जबकि मतगणना 3 दिसंबर को होगी। छत्तीसगढ़ में शेष 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 20 सीटों पर मतदान की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस चरण में प्रदेश की 90 में से 20 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में प्रदेश के 40,78,681 मतदाता कुल 223 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए कुल 5,304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सिक्योरिटी सुनिश्चित करना सबसे बड़ा हमारा दायित्व है, जिससे लोग निर्भीक होकर के आकर के वोट कर सकें। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कुछ भी न छूटे और लोग बिल्कुल भयमुक्त वातावरण में वोट कर सकें। डायरेक्ट जो है आप आयोग की वेबसाइट पे आप डायरेक्ट वेबकास्टिंग देख पाएंगे। इसके अतिरिक्त माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी वहाँ पे रख रहे हैं और आप जैसे देख सकते हैं कि हमने इस दौरान मतदाता जागरूकता का भी बहुत प्रयास किया है। हमने लोगों को ये समझाने के लिए कि, और आपके माध्यम से हम ये बार बार बताते भी रहे हैं कि सुरक्षा की व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद हमने कर ली है, जिससे वो लोग बिल्कुल आश्वस्त रहे कि वो भयमुक्त वातावरण में आकर के वोट कर सकते हैं। प्रथम चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में से 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक और 10 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इनमें पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकोट विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। वहीं मोहला, मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। नक्सल संवेदनशीलता के आधार पर 600 से अधिक मतदान केंद्र में स्पेशल फोर्सेस तथा सीएपीएफ तैनात की जा रही है। अन्य मतदान केंद्र में भी केंद्रीय अर्धसैनिक बल तथा स्थानीय पुलिस बल को तैनात करके चुनाव प्रक्रिया को सुरक्षित तरीके से संपादित करने के लिए सभी इंतजाम की गई है। हम क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना हम सबके संयुक्त जिम्मेदारी है। वहीं मिजोरम में विधानसभा की सभी 40 सीटों के लिए भी
मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राज्य में 4,39,026 महिलाओं सहित 8,57,000 से अधिक मतदाता 174 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। राज्य में 40 विधानसभा सीटों के लिए 1,276 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान के लिए चुनाव आयोग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। मिजोरम में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर लगभग 30 मतदान केंद्रों को संवेदनशील और अति संवेदनशील घोषित किया गया है। बांग्लादेश और म्यांमार से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। We have 30 critical polling stations, including one vulnerable polling station. I would like to mention that because of the difficult geographical terrain of the state, there are 22 polling stations which are not having motorable roads. As far as the security situation is concerned, Mizoram remains a peaceful state, and we expect that the polling process tomorrow will be peaceful and incident free without any problem. छत्तीसगढ़ में जहां पहले चरण में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला है, वहीं मिजोरम में सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट, जोरम पीपुल्स मूवमेंट, कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबले की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में शेष 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा और नतीजों के लिए 3 दिसंबर तक इंतजार करना होगा। रायपुर से मनोज सोनाने और आइजोल से विक्रमजीत सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज के लिए। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। केंद्र सरकार ने महादेव बेटिंग ऐप समेत अवैध सट्टेबाजी वाले ऐप और वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। महादेव बेटिंग ऐप केस में प्रवर्तन निदेशालय के नेतृत्व में अवैध सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट के खिलाफ चल रही जांच के बीच IT मंत्रालय ने इन ऐप्स को बैन करने के आदेश दिए हैं। महादेव ऐप के मुद्दे को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी घमासान मचा है। महादेव बेटिंग ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। प्रवर्तन निदेशालय के बाद अब बेटिंग ऐप के कथित मालिक शुभम सोनी ने भी भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए रिश्वत देने की बात कही है। शुभम सोनी ने दुबई से एक वीडियो बयान जारी किया है, जिसमें उसने कहा है कि अपना काम करवाने के लिए उसने भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए नकद भिजवाए हैं। इसके साथ ही उसने कहा है कि वह भूपेश बघेल के कहने पर ही दुबई गया था और वह देश वापस आना चाहता है। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था CM साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। तो प्रशांत अग्रवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। 508 करोड़ की रकम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक शुभम सोनी ने पहुंचाई है और जो सौरभ और रवि जो 2 नाम निकलकर सामने आ रहे हैं वो शुभम सोनी के ही रखे हुए कह सकते हैं कि एक तरीके से कर्मचारी हैं। और उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस सट्टे के कारोबार को और बड़े पैमाने पर फैलाने के लिए उनसे कहा था। उनकी मुलाकात भी हुई थी और शुभम सोनी ने यह दावा भी किया है कि 508 करोड़ की जो रकम है वो किस तरीके से मुख्यमंत्री तक पहुंचाई गई थी, उसके पूरे दस्तावेज उसके पास हैं। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने ही कुछ दिनों पहले रायपुर और भिलाई से 5.39 करोड़ रुपए जब्त किए थे। ईडी का दावा है कि ये रुपए भी शुभम सोनी ने भूपेश बघेल के लिए भिजवाए थे। ईडी के अनुसार शुभम सोनी के कहने पर असीम दास ये कैश देने के लिए जा रहा था। ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में शुभम सोनी वांटेड है। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महादेव बुक ऑनलाइन सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइट्स को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है।
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत वेबसाइट्स और ऐप को बंद करने की सिफारिश करने की पूरी शक्ति थी। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, जबकि वे पिछले 1.5 साल से इसकी जांच कर रहे हैं। इसमें दो कोई राय नहीं है कि 1.5 साल से इन्वेस्टिगेशन इस इलीगल ऐप तो क्रिमिनल ऐप पे कर रहे थे छत्तीसगढ़ के सरकार। इसमें दो कोई राय नहीं है कि 1.5 साल में उन्होंने कोई भी नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया नहीं है। जो उनके पास पावर थे और हम ब्लॉक कर सकते थे अगर उन्होंने लिखा होता। ये भी इसमें दो राय नहीं है कि उनको पैसा मिला है इस ऐप से। 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइट्स को बंद करने की ये कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अवैध सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट के खिलाफ की गई जांच और उसके बाद छत्तीसगढ़ में महादेव बुक पर छापे के बाद हुई, जिसमें ऐप के गैर कानूनी संचालन का खुलासा हुआ। आरोपी भीम सिंह यादव और एक अन्य आरोपी असीम दास प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में है। उन्हें धन शोधन रोकथाम अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल द्वारा प्रवर्तित कंपनी महादेव ऐप कथित तौर पर क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, पोकर और कार्ड गेम सहित विभिन्न लाइव गेम्स में कथित अवैध सट्टेबाजी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करती थी। ये पिछले 4 वर्षों से कार्यरत थे। कंपनी के प्रमोटर छत्तीसगढ़ के भिलाई से हैं और महादेव ऐप एक प्रमुख सिंडिकेट है जो अवैध सट्टेबाजी वेबसाइट को सक्षम करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की व्यवस्था करता है। अब एक नई जानकारी भी आई है कि प्रतिबंध के बाद भी महादेव सट्टा ऐप संचालन हो रहा है, क्योंकि जो महादेव सट्टा ऐप को चलाने वाले लोग हैं उन्होंने उसका डोनेम है वो चेंज कर दिया है और बाकी सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो पहले से ही मौजूद हैं। यानी कि अब जांच एजेंसियों को इस दिशा में भी काम करना होगा कि अगर महादेव सट्टा ऐप चालू है तो इसके पीछे कौन लोग हैं और कौन लोग इसे राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं। जानकार मानते हैं कि इस मामले के तार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़ने के बाद इसकी जांच होनी चाहिए। जो सौरभ चंद्राकर और उनके गैंग के कई लोग पकड़े गए थे, तब मुख्यमंत्री का सीधा नाम नहीं आ रहा था। उनके आसपास के कुछ राजनीतिक सहयोगी और दुर्ग और रायपुर पुलिस के कुछ आला अधिकारी, कुछ निचले स्तर के अधिकारी और कुछ छुटभइयों के नाम इसमें थे। पर एक सरगना ने स्वयं अपना वीडियो पोस्ट करके जांच एजेंसी को भेजा है, जो क्लेम कर रहा है कि ये ऑनलाइन बैटिंग ऐप उसका है, वो उसको ओन करता है, उसने इनकॉर्पोरेट किया है इसको और वही चलाता है और उसने स्वयं मुख्यमंत्री और उनके बेटे से मुलाकात की है। तो ये जांच का विषय है। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि महादेव ऐप का संचालन संयुक्त अरब अमीरात स्थित प्रधान कार्यालय से किया जाता था। उन्होंने बताया कि वे अपने जानकारों को फ्रेंचाइजी के जरिए खोली गई शाखाओं को कारोबार का अधिकार 70-30 के लाभ अनुपात पर देते थे। सट्टा से हुई कमाई की राशि दूसरे देशों में मौजूद खातों में भेजने के लिए बड़े पैमाने पर हवाला का इस्तेमाल किया जाता था। महत्वपूर्ण चीज़ जो ये सामने आई है कि जो उसके मेन परपेट्रेटर्स हैं सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल, ये दुबई बेस्ड हैं। इन लोगों का वो ब्रेन चाइल्ड है। इन्होंने उसको प्रारंभ किया और प्रारंभ करके उसको फैलाया और वो लगभग पूरे देश में फैला हुआ है। और उनकी बड़ी स्कीम जो थी वो बड़ी सिंपल सी थी। उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया था और सॉफ्टवेयर डेवलप करा करके उसके आईडीज़ वो सट्टा खिलाने वालों को बांटते थे और आईडीज़ जिनको बांटा जाता था उनसे 70-30 का रेशियो था प्रॉफिट शेयरिंग का। 70% वो लोग रखेंगे दुबई बेस्ड और 30% जो आईडी ऑपरेटर्स हैं वो लोग रखेंगे सट्टा खिला करके। छत्तीसगढ़ के आम लोग भी मानते हैं कि इसमें भोले भाले लोगों की मेहनत की गाड़ी कमाई बर्बाद हुई और इसे सरकार द्वारा रोका जाना चाहिए था। महादेव सट्टा तो ऐसा बड़ी भैया कि वहाँ पे भी लोग भारी परेशान हैं। कई लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं। सरकार देखभाल तो कर ही नहीं रही है। मैं तो नहीं खेलता जो भी सट्टा उट्टा है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है युवाओं पे। वहीं इस मामले में नाम आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन तमाम आरोपों को न केवल बेबुनियाद बता रहे हैं बल्कि राजनीति से प्रेरित भी बता रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर लग रहे आरोपों के बचाव के पक्ष में कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर रहे। सवाल वही है कि ये बंद भी नहीं हुआ है ना, ये कहाँ बंद हुआ है? जिसको एपीके है वो तो चल ही रहा है, उसको कब बंद करेंगे? महादेव ऐप पहली बार साल 2020 के फरवरी में चर्चा में आया था। उस वक्त आयकर विभाग ने छत्तीसगढ़ में कई नौकरशाहों और राजनेताओं के घर पर छापा मारा था। इसके बाद महादेव बैटिंग ऐप के कई एजेंटों की गिरफ्तारी हुई। बाद में मामला ईडी के पास पहुंचा। ईडी ने छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी।
ईडी के अनुसार एएसआई चंद्रभूषण वर्मा और सतीश चंद्राकर दुबई स्थित महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटरों से मोटी रकम ले रहे थे। ईडी का आरोप है कि एएसआई चंद्रभूषण वर्मा को करीब 65 करोड़ रुपए नकद मिले थे। आरोप है कि उन्होंने वरिष्ठ पुलिस कर्मियों और राजनेताओं को रिश्वत बांटी। साल 2023 के अगस्त महीने में छत्तीसगढ़ पुलिस के एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर को गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले में सितंबर में देश के लगभग 39 शहरों में छापेमारी की गई और लगभग 417 करोड़ रुपए की नकदी के साथ साथ कई डॉक्यूमेंट जब्त किए गए। ईडी ने जिन ठिकानों पर छापेमारी की उनमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी और एक राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के ठिकाने भी शामिल थे। 24 अगस्त 2023 को ईडी ने दावा किया उसने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सितंबर महीने में ईडी ने 417 करोड़ की संपत्ति जब्त की। हाल ही में ईडी ने छत्तीसगढ़ में 5 जगहों पर छापेमारी की। इसमें दुर्ग, रायपुर, भिलाई, कोरबा और रायगढ़ शामिल है। छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि उसने महादेव ऐप के खिलाफ कदम उठाए और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। दावा यह भी है कि अभी तक इस ऐप के खिलाफ 70 से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं और पुलिस ने 450 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि ये सारे दावे केवल कागजी ही रहे और बड़ी संख्या में आरोपियों के बारे में जानकारी तब मिली जब ईडी ने महादेव बुक को लेकर जांच शुरू की। महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी ने 21 अक्टूबर को पहली चार्जशीट दायर की थी। इसमें कुल मिलाकर 14 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसमें बैटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और उसका सहयोगी रवि उप्पल शामिल है। ईडी ने रायपुर की पीएमएलए कोर्ट को बताया था कि उसने 41 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। जांच एजेंसी का कहना था कि यह मामला 6000 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले का है। महादेव ऐप पर एक के बाद एक खुलासे ने यह बता दिया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सवालों के घेरे में हैं। जनता बर्बाद होती है तो हो जाए, हिंसा होती है तो हो जाए, बस इनके लिए पैसा ही सब कुछ है। वो किससे आया, कैसे आया, बस आना चाहिए। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर। और बात अन्य राज्यों की भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। चुनावी राज्यों पे खबरें जारी रहेंगी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और तेलंगाना में भ्रष्टाचार पर बीजेपी ने बीआरएस सरकार के खिलाफ चार्जशीट दस्तावेज जारी करते हुए आरोप लगाया कि सत्ता एक परिवार के हाथों में ही केंद्रित है। तो वही मुख्यमंत्री और बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने प्रजा आशीर्वाद सभा में भाग लिया। उधर राजस्थान में प्रत्याशियों के नामांकन भरने के आखिरी दिन उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं में राष्ट्रीय नेताओं ने भरी ऊर्जा। 5 चुनावी राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। तेलंगाना भाजपा प्रमुख एवं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने हैदराबाद में बीआरएस सरकार के खिलाफ चार्जशीट दस्तावेज जारी किया। भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि तेलंगाना में जिस तरह का भ्रष्टाचार है वैसे दुनिया में कहीं नहीं है। सत्ता एक परिवार के हाथों में केंद्रित है। तो वहीं तेलंगाना नारायणपेट मुख्यमंत्री और बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने प्रजा आशीर्वाद सभा में भाग लिया। इस बीच YSRTP प्रमुख YS शर्मिला ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने की बात कही। सरकार कॉन्ट्रैक्टर को बेच दिया है, झूठे वादे किए, तेलंगाना स्पिरिट के साथ विश्वासघात किया, केंद्र को असहकार किया, परिवारवाद पूरा चलाया, शराब और ड्रग्स और आतंकवाद इनको प्रश्रय मिला। KCR has not fulfilled any of the promises made to the people of Telangana, be it loan waiver to the farmers or double bedroom homes or job per household and unemployment stipend, or any of the promises given by KCR has not been fulfilled in his 9-year tenure.
उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार को भ्रष्ट बताया। भूपेश बघेल भ्रष्टाचार के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं, चावल का घोटाला किया कि नहीं किया, कोयला का घोटाला किया कि नहीं किया, गौठान का घोटाला किया कि नहीं किया, टीचर के भर्ती में घोटाला किया कि नहीं किया, और नौजवानों की भर्ती में अपने रिश्तेदारों को, नेताओं के रिश्तेदारों को और अफसरों को रखा कि नहीं रखा, और आम नौजवान बेकार रहा कि नहीं रहा। तो ये झूठ बोलने वाली सरकार, ये धोखा देने वाली सरकार, ये भ्रष्टाचारी सरकार। इधर मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। रायसेन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, तो वहीं कटनी में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने गठबंधन धर्म न निभाने पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। अशोकनगर पहुंची बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस पर चुनाव के दौरान पिछड़ों का वोट लेने के लिए हवाई बातों का आरोप मढ़ा, तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्य की शिवराज सरकार को घेरा। ये भानुमती का कुनबा है इंडी एलायंस, भानुमती का कुनबा अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े होकर ताल ठोक रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि ये चुनावी चिड़िया है। ये जब भी मध्य प्रदेश में चुनाव आता है, उत्तर प्रदेश से उड़ के यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आ जाए। मध्य प्रदेश में कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, इन दोनों ने मिलकर के मध्य प्रदेश को जो ऊंचाइयों तक पहुंचना था वहां तक नहीं पहुंचाए। जहां तक गठबंधन की बात है, आज आप देखिए, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी, उनकी भाषा बदली है। काका कालेलकर की रिपोर्ट आई, उसे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस समय लागू नहीं किया। उसके बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, उसे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लागू नहीं किया। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो काम करके आपको दिखाया है कि आपकी सारी संपत्ति आपसे की जेब से निकाल दी, मैं चाहती हूँ कोई वो संपत्ति वापस आपके जेब में जाए। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन भरने का सोमवार को आखिरी दिन था। वहीं 9 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी सीएम अशोक गहलोत ने आज जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। 5 चुनावी राज्यों में सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता सत्ता की चाबी किसे सौंपती है, ये तो 3 दिसंबर के नतीजे आने पर ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और चुनावों में वादे कर उसे भूल जाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। पहले तो क्षेत्रीय पार्टियां ही इसमें बहुत आगे थीं, लेकिन अब कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां भी इस दौड़ में शामिल हो गई हैं। हिमाचल और कर्नाटक में किए वायदे हवा हो रहे हैं। इस फ्रीबीज पर अब बहस तेज हो गई है। सब्सिडी और फ्रीबीज के अंतर को समझाने के लिए आइए देखते हैं राजेश राज की ये खास रिपोर्ट। चुनावी मौसम में नेताजी वायदे करने से बाज नहीं आते, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वायदे को सरजमी पर उतारना उनके लिए चुनौती बनती है। मुफ्त बिजली, मुफ्त चावल, मुफ्त साइकिल और अनेक लुभावने वायदों के साथ सत्ता में आने के बाद कई पार्टियों ने वायदों से पल्ला झाड़ भी लिया, जिसका हालिया उदाहरण हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार है, जिसने चुनाव पूर्व किए वायदों से सीधा पल्ला झाड़ लिया। सरकार में आने के बाद कांग्रेस के नेता खाली खजाने का रोना रो रहे हैं और वायदे पूरा नहीं करने के लिए बहाने गिना रहे हैं। जाहिर है कि जनता के लिए फ्रीबीज का झुंझुना इनके लिए सत्ता में पहुंचने की सीढ़ी भर है। पूरी तरह से अगले 2028 तक मुफ्त अनाज का वितरण को जारी रखने का जो उनका संकल्प है गरीबों के प्रति, जिससे 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ विभाग पर आएगा, मुफ्त में दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वैश्विक महामारी कोरोना काल में केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की। इसके लिए लाभार्थी को उसके सामान्य कोटे के अलावा प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त राशन दिया जाता है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कोने में इस योजना का लाभ ले सकता है। पिछले दिनों लोगों की ज़रूरत के मद्देनज़र पीएम मोदी ने इसे अगले 5 वर्षों तक जारी रखने का भी
ऐलान किया है। लगातार मुकर रहे हैं, आगे भी जिन राज्यों ने मुफ्त करने की बात आई है, आप देखेंगे चुनाव के बाद ये सब मुकर जाएंगे। दरअसल सब्सिडी और फ्रीबीज के अंतर को समझना इस मौके पर जरूरी हो जाता है। दोनों के शाब्दिक और मौलिक व्यवहार में बहुत अंतर है। सब्सिडी को राज्य सहायता के नाम से भी जाना जाता है, जो कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों को दिया जाने वाला लाभ है। फ्रीबीज इसके एकदम विपरीत है। इसके अंतर्गत किसी भी सरकारी सेवा को सत्ता में बैठे राजनीतिक दल अपने नागरिकों को मुफ्त में बांट देते हैं। इससे सरकारी राजस्व पर तो नकारात्मक असर पड़ता ही है, बल्कि नागरिकों में भी अराजकता की भावना पैदा हो सकती है। फ्रीबीज के इसी अर्थशास्त्र के मद्देनजर न केवल प्रधानमंत्री बल्कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्थाएं भी इसके नकारात्मक असर को लेकर चिंताएं जता रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये हाल की प्रवृत्ति है। भारत के चुनावी इतिहास में इक्का दुक्का उदाहरण पहले भी देखने को मिले हैं। आंध्र प्रदेश में 1982 में अभिनेता से नेता बने एनटीआर की टीडीपी के उभरने के बाद महिलाओं को मुफ्त साड़ी से लेकर 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर चावल तक देने के वायदे किए गए। तमिलनाडु से शुरू हुआ ये सफर अब देश भर में और हर राजनीतिक दल में प्रवेश कर चुका है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार तो इसी मुफ्त सौगात के वायदों पर चल रही है। कल तक मुफ्त बिजली पानी के वायदे पर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी अब लाभ देने के लिए लोगों से आवेदन मांग रहे हैं। आज के दौर में कोई भी राज्य हो या फिर कोई भी पार्टी हो, खासतौर पर क्षेत्रीय पार्टियां कोई भी मुफ्त की सौगात का ऐलान करने में पीछे नहीं है। कई ऐसे राज्य हैं जहां राजनीतिक पार्टियां मुफ्त सौगात वाले वायदों पर सत्ता में काबिज हुई, लेकिन खजाने खाली हो गए और सरकारें कर्ज में डूब गईं। विधानसभा चुनाव के वक्त जो लोग वायदे करते हैं उन्हें अपने वायदे को सरजमी पर उतारना भी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार जो कहती है वो करती है। गरीबों को 5 किलो मुफ्त अनाज देने का जो वायदा है वो कोरोना पीरियड से अब तक लगातार चल रहा है। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ इंडिया गेट दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और भारत दौरे पर आए भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 3 नवंबर से शुरू हुई अपनी 8 दिवसीय भारत यात्रा के तहत रविवार को दिल्ली पहुंचे और हवाई अड्डे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गर्मजोशी से उनकी अगवानी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम राइसी से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की कठिन स्थिति और इजराइल हमास संघर्ष पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवादी घटनाओं, हिंसा और नागरिक जीवन की हानि पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की दीर्घकालिक और सुसंगत स्थिति को दोहराया। दोनों नेताओं ने तनाव को रोकने, निरंतर मानवीय सहायता सुनिश्चित करने और शांति एवं स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। दोनों ही नेताओं ने बहुआयामी द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की भी समीक्षा की और सकारात्मक मूल्यांकन किया। उन्होंने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार के लिए ईरान में चाबहार बंदरगाह पर ध्यान केंद्रित करने और प्राथमिकता देने का स्वागत किया। दोनों ही देश क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता में साझा हित को देखते हुए संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार ने प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के जरिए लोगों को खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई है। ये मोदी सरकार का क्रांतिकारी फैसला है। उन्होंने कहा कि लोगों को खाद्य आपूर्ति उचित मूल्य पर मिलती रहे, इसके लिए सरकार ने सस्ती दरों पर खाद्य आपूर्ति कराई है। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर भारत आटा वैन की 10 गाड़ियों को रवाना किया। गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने भारत आटा की कीमत प्रति किलोग्राम 27.5 रुपए पर लोगों को उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कर्तव्य पथ से भारत आटा की बिक्री कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भारत आटा वैन की 100 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के जरिए लोगों को खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई है और अब लोगों को सस्ती दरों पर
आटा भी मिलेगा। जब जब उपभोक्ता के ऊपर किसी वस्तु का कीमतों में परेशानी नजर आई, तब तक केंद्र सरकार ने पहल की और लोगों तक सस्ते में ये वस्तु मिल सके, खाद्य पदार्थ मिल सके, इसकी चिंता करने का एक नया पहल माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मंत्री समूह ने अमित शाह जी के नेतृत्व में ये तय किया कि क्यों ना हम हमारे उपभोक्ताओं को भारत आटा भी उपलब्ध कराएं। भारत आटा की बिक्री के लिए भारतीय खाद्य निगम सेंट्रल पूल से 2.5 लाख टन गेहूं अलॉट कर रहा है। इसे पिसवाकर 10 किलो और 30 किलो की पैकिंग में नेफेड, मदर डेयरी, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और इस जैसी बाकी सरकारी समितियों के माध्यम से बेचा जाएगा। वहीं दालों की बढ़ी हुई कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार पहले ही सब्सिडी वाली भारत दाल की बिक्री शुरू कर चुकी है। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हरी झंडी दिखाकर भारत आटा वैन की 100 गाड़ियों को आज रवाना किया। आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल 54वें इफ्फी के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गोवा तैयार है भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी के लिए। 20 से 28 नवंबर तक गोवा में लगेगा दुनिया भर सिने प्रेमियों का जमावड़ा। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित फिल्मोत्सव में शुमार भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के लिए मंच सज चुका है। 20 नवंबर से होगा इफ्फी के 54वें संस्करण का आगाज। इस बार पिछले साल की तुलना में 3 गुना अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियां प्राप्त हुई। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वैश्विक सिनेमा को एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। सिनेमाई उत्कृष्टता का प्रतीक ये महोत्सव देश और दुनिया भर से बेहतरीन प्रतिभाओं को एक मंच पर साथ लाता है। एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र इफ्फी गोवा बना है, जहां अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों से लेकर भारतीय फिल्मों तक प्रदर्शन करने का अवसर, जहां एक और फिल्म के अभिनेताओं को, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर को मिलता है, तो फिल्म प्रेमियों को भी वो फिल्में का देखने का अवसर मिलता है जो दुनिया में उनको कभी देखने का अवसर नहीं मिला। इंटरनेशनल प्रीमियर, वर्ल्ड प्रीमियर, एशियन प्रीमियर और इंडियन प्रीमियर, ये सभी 3 गुना ज़्यादा इस बार होने जा रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि इफ्फी गोवा कितना पॉपुलर हुआ है। प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को प्रदान किया जाएगा। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि ये एक अनोखा आयोजन है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने दुनिया को सिनेमा से जोड़ने, सिल्वर स्क्रीन के माध्यम से सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने और भारतीय फिल्मों को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। This festival is every year new thing we are introduced. We attended the global festivals like Cannes, Cannes Film Festival. There we taken away something and we introduced here. So these books to the story also we are introduced. भारत का मीडिया और मनोरंजन उद्योग विश्व स्तर पर 5वां सबसे बड़ा बाजार बन चुका है और ये हर साल बढ़ रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्मों के निर्माण के साथ भारतीय फिल्म उद्योग नवाचार और रचनात्मकता के प्रतीक के रूप में स्थापित है। भारत को कंटेंट हब बनाने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। फिल्म उद्योग को और मजबूती प्रदान करते हुए सरकार ने पायरेसी के खिलाफ भी कड़े कदम उठाए हैं। अब जो चुराएगा उसको 3 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा हो सकती है। 3 लाख रुपए से लेकर 5% तक जो ऑडिट उसका अकाउंट है, जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसका 5% तक उसका फाइन लग सकता है। ये एक तरह से बहुत सख्ती भारत सरकार करने वाली है। पायरेसी करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और जेल तक जाने का परिणाम होगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इस बार बेस्ट वेब सीरीज ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म का पुरस्कार दिया जाएगा। भारत की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को प्रदर्शित करते भारतीय पैनोरमा खंड में 25 फीचर फिल्म और 20 गैर फीचर फिल्मों का प्रदर्शन होगा।
It is 3 times we have had the international submissions, and not just in quantity, but I'll assure you that in quality also the submissions this year have been really, really good. And that is how this 198 international films, which will be showcased in 8 different packages this year. This will have 13 world premieres, 18 international premieres, 62 Asia premieres and 89 India premieres. विश्व की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से चुनी गई 15 फिल्में इस बार गोल्डन पीकॉक के लिए दौड़ में रहेंगी, जिनमें 3 भारतीय फिल्में भी शामिल हैं। 198 अंतर्राष्ट्रीय फिल्में, 13 विश्व प्रीमियर, 18 अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर, 62 एशिया प्रीमियर, 89 भारत प्रीमियर, महिला निर्देशकों की 40 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्में। 54वां इफ्फी इस बार बेहद शानदार और यादगार होने जा रहा है। जया सिन्हा, डीडी न्यूज, दिल्ली। और न्यूज़ नाइट में आज बस इतना। दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार।